नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 10 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 9 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हमारी एनसीईआरटी 7 की हिस्ट्री की बुक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। मानचित्र एक देखो, 18वीं शताब्दी में नए राज्यों का गठन। हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं। यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। आप यह भी देखेंगे कि 1765 ईस्वी तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। ये मानचित्र, ये देखते हैं मानचित्र। ये देखो, लाहौर, सिख, पानीपत, दिल्ली, जयपुर, जाट, जोधपुर, गुजरात, बड़ौदा, भोपाल, मालवा, ग्वालियर, आगरा, भरतपुर, अवध, लखनऊ, मुर्शिदाबाद, बंगाल, मराठा, पूना, हैदराबाद। ठीक है, और ये दे रखा मुगल साम्राज्य की बाहरी सीमा 1700 में। देखो मुगल सीमा, ये पूरा हिंदुस्तान, यहाँ तक साउथ में देखो, यहाँ से यहाँ तक, नॉर्थ से साउथ तक। हमें यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी पूर्वार्ध मोटे तौर पर 1707 से, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, से 1761 तक, जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई 1761 के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ये देखो, ये सिंध नदी हमने कितनी बार देख लिया है। सिंधु नदी, ये सतलज, ये इनकी सहायक नदियाँ, रावी, ब्यास, सतलज। सिख, लाहौर, रुहेलखंड, दिल्ली, ये राजपूत राजस्थान, ये सिंध नदी, ये गुजरात, ये बड़ौदा, ये नर्मदा नदी, ये ताप्ती नदी। ठीक है, दमन दीव, ये बम्बई, ब्रिटिश, मराठा, ये गोदावरी नदी, ये उड़ीसा, ये बिहार, ये पटना, इलाहाबाद, बनारस, अवध, लखनऊ, रुहेलखंड, ये यमुना नदी, ये गंगा नदी, ये मुर्शिदाबाद, बंगाल, ढाका, कलकत्ता, उत्तरी सरकार, कर्नाटक, आरकोट, मैसूर, गोवा, मैसूर, मद्रास, पांडिचेरी, फ्रांसीसी, सेंट डेविड किला, ब्रिटिश, ये कावेरी नदी, ये कृष्णा नदी, ये गोदावरी। ठीक है, ये त्रावणकोर। मानचित्र 2, 18वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश क्षेत्र। ठीक है, ये मध्य ब्रिटिश क्षेत्र। मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। अध्याय 4 में आपने देखा था कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था, और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधन बहुत अधिक खर्च कर दिया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य प्रशासन की कार्य कुशलता समाप्त होने लगी। मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व, सैन्य प्रशासन, दीवानी और फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। उत्तरी तथा पश्चिम भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोह, कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे, और कभी कभी यह शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश की। अतीत में भी विद्रोही समूह ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूह ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों
स्थानीय सरदारों अन्य समूह के हाथों में आ रही थी। औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक न सके। भरपूर फसल और खाली तिजोरियां। एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन इस शब्दों में किया। बड़े जमींदार निस्सहाय और निर्धन हो गए। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता। उनके स्थानीय गुमास्त एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतलियां रहते हैं, जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है जब तक कि वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता। ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं, जिनकी उससे आशा की जाती है। वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते हैं और घुड़सवार को जो उनके ठीक पीछे चलते हैं, पैसा कहाँ से देंगे। इस आर्थिक राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूटकर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। उसने 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण और लूटपाट मचाई। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। ये देखो नादिर शाह। चित्र 1 देखो नादिर शाह का 1779 का ये चित्र। नादिर शाह के आक्रमण के परिणामस्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। इनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया था उसका वर्णन इस तरह से किया है। 60 लाख रुपए, कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जेवरात और अन्य चीजें ले गया, जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, जैसे तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन। एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे। और जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, वे अब बेघर हो गए। नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहाँ की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता ने उसे और भी कमजोर बना डाला। ये अभिजात 2 बड़े गुटों में बटे थे, ईरानी और तुरानी, तुर्क मूल के। काफी समय तक परिवर्तित मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब 2 मुगल बादशाह फर्रुखसियर 1713 से 1719 और आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 की हत्या हो गई और 2 अन्य बादशाहों अहमद शाह 1748 से 1754 और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। चित्र 2 देखो। एक अभिजात के दरबार में स्वागत करते हुए फर्रुखसियर। ये देखो। नए राज्यों का उदय। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदार और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति को और प्रबल बना लिया। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 परस्पर व्यापी समूह में बांटा जा सकता है। अवध, बंगाल और हैदराबाद जैसे वे राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे। हालांकि इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे और काफी हद तक स्वतंत्र थे। उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े। ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासन काल में वतन जागीरों के रूप में काफी स्वतंत्र थे, इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। तीसरी श्रेणी मराठों, सिखों, जाटों के राज्य आते हैं। ये विभिन्न आकार के थे। इन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीन कर ली थी।
पुराने मुगल प्रांत। पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। इन तीनों राज्यों के संस्थापक शहादत खान कहाँ के थे? अवध के। मुर्शिद कुली खान कहाँ के थे? बंगाल के। दोस्तों ये पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में। अवध के कौन थे? शहादत खान। बंगाल के मुर्शिद कुली खान। और हैदराबाद के कौन थे? आसफ जहाँ। कौन? आसफ जहाँ। ऐसे व्यक्ति जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था, मुगल बादशाहों को उन पर भरोसा और विश्वास था। आसफ जहाँ और मुर्शिद कुली खान दोनों को 7,000 जात का दर्जा मिला हुआ था, जबकि शहादत खान की जात का दर्जा 6,000 था। हैदराबाद। निजाम उल मुल्क आसफ शाह 1724 से 1748, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी, बादशाह फर्रुखसियर के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदार सौंपी गई थी और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया। 1720 से 22 के मध्य ही दक्कन प्रांत का सूबेदार होने की वजह से आसफ जहाँ के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई तथा उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया। आसफ जहाँ अपने लिए कुशल सैनिकों और प्रशासकों को उत्तरी भारत में हिस्से लाया था और वे दक्षिण में नए अवसर पाकर प्रसन्न थे। उसने मनसबदार नियुक्त किए और उन्हें जागीर प्रदान की। हालांकि वह अभी भी मुगल सम्राट का सेवक था, फिर भी वह काफ़ी आज़ादी से शासन चलाता था। न तो वह दिल्ली से कोई निर्देश लेता था और न ही दिल्ली उसके कामकाज में कोई हस्तक्षेप करती थी। मुगल बादशाह तो केवल निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ द्वारा पहले से ही लिए गए निर्णयों की पुष्टि कर दिया करते थे। हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेनानायक के साथ युद्ध करने में ज़्यादा संलग्न रहता था। पूर्व दिशा में निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ कोरोमंडल तट पर, कोरोमंडल तट है इधर अपना तमिलनाडु साइड, स्थित वस्त्रोत्पादक धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था, पर उनकी इस महत्वाकांक्षा पर उस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लग गई। निजाम की फौज। हैदराबाद के निजाम के निजी सैनिकों का एक वर्णन। 1790 निजाम के पास 400 हाथियों की सवारी है। उसके आसपास कई हजार घुड़सवार रहते हैं। इन अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवारों का सांकेतिक वेतन 100 रुपये से ज़्यादा है। अवध के बारे में पढ़ते हैं। बुरहान उल मुल्क शहादत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। अवध एक समृद्धिशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी से होकर गुजरता था। बुरहान उल मुल्क ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली और सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता बन गया। बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिशों के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों जागीरदारों की संख्या में कटौती कर दी। उसने जागीरों के आकार में कटौती की और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों और लेखों की जांच की गई। नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के राजस्व का फिर से निर्धारण किया गया। चित्र 3 देखो, बुरहान उल मुल्क। ये देखो बुरहान उल मुल्क। उसने अनेक राजपूत जमींदारियों रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमियों को अपनी राज्य में ला लिया। राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकार और महाजनों पर निर्भर रहता था। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारादार को देता था। इजारादार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देते थे। स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके की इस रकम के भुगतान की गारंटी देते थे। दूसरी ओर इजारादारों को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्र करने की खासी छूट दे दी गई थी। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकार, महाजनों जैसे कई नए सामाजिक समूह राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंधन को प्रभावित करने लगे। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था।
बंगाल, बंगाल के बारे में पढ़ते हैं। मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। किसके नेतृत्व में? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान बंगाल के नायब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्ति थे। यद्यपि मुर्शिद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना, उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली। हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने भी राज्य के स्वराज्य प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाया। बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नकद वसूल किया जाता था। परिणामस्वरूप बहुत से जमींदारों को महाजनों तथा साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे, उन्हें मजबूरन अपनी जमीनें बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल के क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों में काफी बदलाव आया। राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनी समानता व अलीवर्दी खान के शासनकाल 1740 से 56 में बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई दिया। उसके शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्धिशाली हो गया। चित्र 4 देखो, अलीवर्दी खान का दरबार। ये देखो अलीवर्दी खान का दरबार। यदि हम इन राज्य के अभिलक्षणों पर विहंगम दृष्टि डालें तो हमें उनमें कुछ सामान्य विशेषता देखने मिलेंगी। प्रथम, यदि बड़े राज्य पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे, ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहास्पद थे जो उन्हें उत्तराधिकार में मिले थे। विशेषतः वे जागीरदारी व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखा करते थे। दूसरा, उनके कर प्राप्त करने के तरीके मुगलों से भिन्न थे। कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर न रहकर तीनों राज्यों हैदराबाद, अवध, बंगाल की राजस्व वसूली के लिए इजारादारी के साथ ठेके कर लिए। इजारादारी की प्रथा जो मुगलों द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई थी, 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में फैल गई थी। तथापि देहात के उसके प्रभाव में क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी। इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा सामान्य लक्षण यह था कि उनमें राज्य और धनी महाजनों तथा वणिक जनों के बीच संबंध बनने लगे। ये साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारादार को पैसा उधार देते थे, बदले में प्रतिभूति, जमानत या बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे और उनकी जोतों से अपने खुद के कारिंदों के जरिए कर वसूल किया करते थे। इस प्रकार समस्त भारत में धनाढ्य साहूकारों महाजनों की इस नई राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी बढ़ रही थी। कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराजत्व स्वीकार किया था, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसे राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। राणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए। राणा के पास मूल अधिराज्य को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन वे अपने निर्णय पर दृढ़ रहे, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। राजपूतों की वतन जागीरी। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर, आमेर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था की विशिष्टता के साथ में सेवारत रहे। बदले में उसे अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह, कौन? अजीत सिंह भी मुगल दरबार की गुटिया राजनीति में पैर फंसा दिए। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और आमेर के सवाई जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। आमेर आज का जयपुर। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में राजाओं के इन पदों का नवीनीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिश की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर आमेर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की। उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई।
1740 के दशक से राजस्थान में मराठों के अभियानों ने रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनवाए जो सत्ता केंद्र बने। व्यापक किलेबंदी के साथ इन भव्य संरचनाओं नगर, महल, मंदिर, व्यापारिक केंद्र, जल संग्रहण। चित्र देखो, चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान, ये चित्तौड़गढ़ किला है। संरचनाएं अन्य इमारतें होती थी। चित्तौड़गढ़ किले में तालाब, कुंडी, कुएं, बावड़ी जैसे कई जल निकाय थे। जयपुर के राजा जयसिंह। 1732 के फारसी वृत्तांत के राजा जयसिंह का वर्णन। राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के, मतलब ये किसके सूबेदार रहे? मालवा और आगरा के। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना तथा भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा तट तक फैला हुआ था। ये देखो चित्र 4 भी देखो, जयपुर में जंतर मंतर। ये देखो, आमेर के शासक सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। कहाँ किया? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, यहाँ उसने अपनी वेधशालाएं खोली। जंतर मंत्र के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण हैं। चित्र 5 देखो, मेहरानगढ़ किला जोधपुर। ये मेहरानगढ़ किला है। ये आज़ादी हासिल करना। सिक्कों के बारे में पढ़ते हैं। अध्याय 8 में आपने पढ़ाई 17वीं शताब्दी दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती है। उन दिनों दल खालसा वैसाखी और दिवाली के पर्व पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे, जिन्हें गुरुमता, गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके चित्र 7 देखो, महाराजा रणजीत सिंह की तलवार। ये रणजीत सिंह की तलवार है, देखो। चित्र 6 10वें गुरु गोविंद सिंह। ये देखो, गुरु गोविंद सिंह। के अंतर्गत किसानों ने उसकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है। राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदार के खिलाफ, फिर एमएस अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। एमएस अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते हैं। चित्र 7 है, शिवाजी का रूप चित्र। ये शिवाजी महाराज है। 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई, जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ था। अपनी माता और अभिभावक दादा कोंडदेव के मार्गनिर्देशन में शिवाजी कम उम्र में विजय पथ पर निकल पड़े। जावली पर कब्जे उन्हें मवाला पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया, जिसने उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। बीजापुर मुगलों के खिलाफ
उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्रायः गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। चौथ और सरदेशमुख की पराजित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे, इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। अब पढ़ते हैं मराठाओं के बारे में पढ़ते हैं। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी 1727 से 1780 मतलब 27 में जन्मे और 80 में मृत्यु हो गई। शक्तिशाली योद्धा परिवार और देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक कुणबी मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप मुगलों को चुनौती देने के लिए इन सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकार के शासनकाल में पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गई। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। चौथ क्या होता है? चौथ होता है जमींदारी द्वारा वसूल जाने वाला भू राजस्व का 25%। दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। सरदेश में क्या होता है? दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य काफी विस्तार हुआ। उसने सिने और काफी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुख की कर वसूलने का अधिकार मिल गया। 1737 में दिल्ली पर दावा बोने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान, पंजाब, पूर्व में बंगाल, उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक, तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभु सत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई, कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोंसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धिशाली थे और ये महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे, नागपुर को और पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया था। जाट, अब जाटों के बारे में पढ़ते हैं। अन्य राज्यों की तरह जाटों में भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने
दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए। जाट समृद्ध कृषक थे। उनके प्रमुख क्षेत्र में पानीपत तथा वल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र बन गए। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं से लिए, 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इन सबके बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा। जहां भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया, वहीं दीग में जाटों में अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दीग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूने पर बनाई गई थी। अध्याय 5 और 9 2 के बीच चित्र 12 को देखें। ये देखो चित्र 8 है। 18वीं शताब्दी का दी का राजमहल समूह इमारत की छत पर मुख्य सभा भवन के बांग्ला गुंबद पर गौर करें। ये देखो जाटों की शक्ति सूरजमल के समय सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची, जिन्होंने 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को आधुनिक राजस्थान में संगठित किया। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उनमें से आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली शामिल थे। सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए, जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला, कौन सा लोहागढ़ का किला इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक था। फ्रांसीसी क्रांति दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति हम 9th 10th में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। ये यहाँ दे रहा, पढ़ लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1794। 18वीं शताब्दी में भारत की विभिन्न राज्य व्यवस्था में जनसाधारण को अपनी अपनी सरकारों कार्य में हिस्सा लेने का अधिक अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति पश्चिम दुनिया में 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों तक बनी हुई थी। अमेरिका 1776 1781 और फ्रांसीसी क्रांतियों ने इस स्थिति को और साथ साथ अभिजात वर्ग के सामाजिक और राजनीतिक प्राधिकारों को चुनौती दी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्य वर्गों, किसानों और शिल्पकारों ने पादरी गण और अभिजातों के विशेषाधिकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के जन्मसिद्ध प्राधिकार नहीं होने चाहिए, बल्कि लोगों की सामाजिक स्थिति, योग्यता पर निर्भर करनी चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति दार्शनिकों ने यह सुझाया कि सभी के लिए समान कानून, समान अवसर होने चाहिए। उनका यह भी कहना था कि सरकार की सत्ता लोगों से बननी चाहिए तथा जनता को सरकार के कार्यों में भूमिका अदा करने का अधिकार होना चाहिए। फ्रांसीसी अमेरिकी क्रांति जैसे आंदोलन धीरे धीरे प्रजाओं को नागरिकों में बदल डाला। नागरिकता, राष्ट्रीय राज्य में लोकतांत्रिक अधिकारों के विचारों ने भारत में 19वीं शताब्दी में अंतिम दशकों से जड़ पकड़ी। तो चलो दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में मेल बिठाइए। देखते हैं। सूबेदार, सूबेदार कौन थे? सूबेदार थे प्रांतीय सूबेदार, ठीक है। फौजदार कौन थे? फौजदार थे एक मुगल सैन्य कमांडर, ठीक है। इजारादार कौन थे? इजारादार थे कृषक, राजस्व कृषक। मिसल क्या थे? मिसल थे सिख योद्धाओं का समूह। चौथ क्या था? चौथ था मराठों द्वारा लिया गया कर, ठीक है। कुणबी क्या था? कुणबी था मराठा कृषक योद्धा। उमरा क्या थे? उमरा थे उच्च अभिजात, ठीक है। अपना सेकंड क्वेश्चन है, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। हाँ, क्या रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, जिसमें क्या है? औरंगजेब ने डैश में एक लंबी लड़ाई लड़ी। कहाँ लड़ी? दक्कन में, देखा था उन्हें दक्कन में, ठीक है। खैर, उमरा और जागीरदार मुगल साम्राज्य के शक्तिशाली अंग थे। किसके थे? साम्राज्य के, ठीक है। गए, आसफ शाह ने हैदराबाद राज्य की स्थापना कब की थी? 18वीं शताब्दी में, ठीक है।
घ अवध राज्य का संस्थापक सादत खां था। कौन था? शहादत खां। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन अपना, बताए सही या गलत। ठीक है। क्या है अपना, नादिर शाह ने बंगाल पर आक्रमण किया था। नहीं नहीं, गलत। ख सवाई राजा जयसिंह इंदौर का शासक था। नहीं, जयपुर का था। गलत। ग गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। हाँ, सही है। ग पुणे 18वीं शताब्दी मराठों की राजधानी बना। हाँ, बना। ठीक है, 2 गलत हैं, 2 सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, सादत खान के पास कौन कौन से पद थे। सादत खान के पास सूबेदारी थी, फौजदारी थी, दीवानी थी। ठीक है। अपना फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन अपना, अवध और बंगाल के नवाबों ने जागीरदारी प्रथा को हटाने की कोशिश की थी। क्यों की थी? क्योंकि इस निम्न कारण बता सकते हैं। दोनों नवाब मुगल शासन के प्रभाव को कम करना चाहते थे और राजस्व के पूर्ण निर्धारण के लिए, अपने विश्वगत लोगों की नियुक्ति के लिए, जमींदारों के धोखाधड़ी को रोकने के लिए। ठीक है। 6 क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में सिखों को किस प्रकार संगठित किया। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में फिर बाद में मिसलों में संगठित किया। किसमें? जत्थों में और मिसलों में। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों ने उन्हें अपनी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 7th क्वेश्चन अपना, मराठा शासक दक्कन के पार विस्तार क्यों करना चाहते थे। क्योंकि शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके और एक बड़े क्षेत्र पर शासन स्थापित करने के लिए, उत्तरी मैदानी भागों के उपजाऊ क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, अधिक से अधिक क्षेत्रों से चौथ वसूल करने के लिए। ठीक है, इस प्रकार आप बता सकते हैं। अपना 8वां क्वेश्चन है, आसफ जहाँ ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या नीतियाँ बनाई। उन्होंने आसफ जहाँ द्वारा स्थिति मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित योजनाएं बनाई। जैसे आसफ जहाँ अपने लिए कुशल सैनिकों तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत में लाया था और उसने मनसबदार नियुक्त किए और उन्हें जागीरें प्रदान की। ठीक है, युद्ध करने के लिए भी कूटनीति का सहारा लिया। ठीक है, और आप ये इस तरह बता सकते हैं। 9th क्वेश्चन है, क्या आपके विचार से आज महाजन और बैंकर उसी तरह का प्रभाव रखते हैं जैसा कि वे 18वीं शताब्दी में रखा करते थे। हमारे विचार से आज महाजन बैंकर उस तरह का प्रभाव नहीं रखते जैसा कि 18वीं शताब्दी में रखा करते थे। 18वीं शताब्दी में महाजन बैंकर निम्न तरीकों से राज्य को प्रभावित करते थे। ठीक है, राज्य का जैसे राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ साहूकारों महाजनों पर निर्भर रहता था। ये लोगों को पैसा उधार देते थे और बदले में बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे। ठीक है, तो चलो दोस्तों, अपना चैप्टर और क्वेश्चन आंसर देखे हैं हमने और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। और हमने अपनी हिस्ट्री 6th-7th की हिस्ट्री की बुक कंप्लीट कर ली है और हम नेक्स्ट सब्जेक्ट्स जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो जल्दी मिलते हैं चैप्टर में। ठीक है, नए चैप्टर में। थैंक यू।